दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में या हमारी सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की जाती है 1 अप्रैल से और उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म किया जाता है अगले साल की 31 मार्च को। दोस्तों, ये बीच में जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में किए गए निवेश यानी सरकार ने 1 साल के लिए कितना बजट बनाया कि हमें 1 साल में कितना कहां खर्च करना है और हमें 1 साल में कितना टैक्स के रूप में या फिर किसी अन्य माध्यम से हमें प्राप्त करना है। दोस्तों, यही 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिसमें हमारी सरकार ने कितनी पूंजी 1 साल में प्राप्त की और कितनी पूंजी अपने देश पर खर्च करी। तो दोस्तों, अब स्टार्ट हो चुका है अपना नया फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से। तो दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं बदलावों की बात करेंगे कि क्या क्या 1 अप्रैल से चेंज हुआ है जो हमारे काम का हो सकता है। हम लोगों को उन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे लायक है उनमें कुछ, तो हमें वो चीज तुरंत बदलनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पहला बदलाव है ईपीएफओ। अब ईपीएफओ क्या है? यह है कर्मचारी भविष्य निधि। दोस्तों, आप अगर केंद्र सरकार के अधीन किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत है या यूं कहे कि आपकी अगर कोई सरकारी नौकरी है, तो उसमें यह सुविधा मिलती है ईपीएफओ की, जिसमें कुछ धन हमारी सैलरी से काटा जाता है और कुछ धन गवर्नमेंट के द्वारा मिलाया जाता है। उसमें दोस्तों बदलाव यह हुआ है कि मान लो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो, अब आपने मन बना लिया कि मुझे ये सर्विस नहीं करनी, मुझे कोई अपर क्लास की सर्विस करनी है। उसके लिए आपने तैयारी करी और आप चले गए दूसरी सर्विस में। आपने क्या किया? अपनी नौकरी बदल ली। तो दोस्तों, अपनी नौकरी आपने बदल ली तो आपका जो पीएफ नंबर पहले वाली नौकरी में था वो ऑटोमेटिक उस दूसरी नौकरी में सेटल हो जाएगा। पहले ये सिस्टम नहीं था। पीएफ नंबर अगर आप जॉब कोई कर रहे हो और दूसरी जॉब में जा रहे हो तो पीएफ नंबर को ट्रांसफर कराने के लिए बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। दोस्तों, सरकारी नौकरी में तो ये सुविधा मिलती है पीएफ अकाउंट की, लेकिन एक जगह और मिलती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में रजिस्टर किसी लिमिटेड कंपनी में काम करते हो रेगुलर, तो उसमें भी आपको पीएफ नंबर मिलता है। और आप अगर कंपनी बदलते हो तो आपकी नौकरी भी बदलेगी। और अब अगर आप दूसरी जगह जॉब करना चाहते हो तो आपको ये सुविधा मिलेगी कि पहली जो नौकरी में आपके पीएफ नंबर थे, वही पीएफ नंबर आपकी नई नौकरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम पीएफ नंबर रहेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपको उस नई जॉब के साथ अपना पुराना पीएफ नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बदलाव। दोस्तों, इसी क्रम में दूसरा बदलाव है कि गवर्नमेंट 2 साल से एक ही बात बोल रही है कि अपना आधार और पैन इन दोनों को आप लिंक करा लीजिए। और लास्ट जो डेट थी वो थी 31 मार्च। लेकिन दोस्तों, इसमें भी गवर्नमेंट ने फिर से छूट दी है कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया, वो अब करा सकते हैं 30 जून तक। अब अगर 30 जून तक भी कोई नहीं कराता अपने आधार को पैन से या पैन को आधार से, बात दोनों एक ही है, तो उसके बाद होगा ये कि आपका जो आधार है वो और पैन कार्ड दोनों निरस्त होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने उसके बावजूद इन दोनों को लिंक नहीं कराया, तो आपको भविष्य में पैन कार्ड कभी नहीं मिलेगा और जो है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, वो अपना आधार पैन से लिंक जरूर करवाइए। दोस्तों, कुछ नियम और शर्तों के अंतर्गत आपने सुना होगा कि आधार और पैन को हम लिंक करवाते हैं तो उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको इसका भी एक जुगाड़ बताता हूं। अगर आपने अपना आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आप सिर्फ इतना कीजिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आप किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उनको ले जाकर दीजिए और उनको इतना बोल दीजिए कि यार मेरा आधार मेरे को मिला नहीं, मैं खूब दिनों से ढूंढ रहा था, तो आप प्लीज मेरे अकाउंट में आधार और पैन दोनों को अटैच कर दीजिए। बैंक वाला आपको मना नहीं कर सकता, आपके पैसे भी बचेंगे। आपको किसी भी प्रकार से कोई पेमेंट आधार और पैन को लिंक कराने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत सस्ता जुगाड़ है। इसके साथ ही दोस्तों, तीसरा बदलाव है कि जो फास्टैग की सर्विस है उसको आपको अपडेट करना होगा। अब सर्विस को अपडेट कैसे करना होगा? आप अगर गाड़ी रखते हो तो आपको पता है कि आजकल फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग आपकी गाड़ी पे लगा होगा। अब फास्टैग लगा है तो फास्टैग का अकाउंट भी होगा, वो भी आपके नाम ही होगा। तो आपको फास्टैग का अकाउंट आपने जिस भी बैंक खाते से जोड़ रखा है उसमें आपको फास्टैग की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रक्रिया में यह है कि आपको जो फास्टैग का अकाउंट है उसको पूरी तरह से फिलअप करना होगा।
उसमें आपको अपना आधार डालना होगा, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना होगा, आपको अपनी गाड़ी की आरसी डालनी होगी। ये जरूरी है, ये आपको डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालते हो, आप अगर फास्टैग की सर्विस को अपग्रेड नहीं करते हो, इसकी केवाईसी पूरी नहीं करते हो, तो होगा ये, आपकी गाड़ी के जो नंबर है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, और आपका बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज किया जाएगा। बस शर्त यह है कि जो बैंक अकाउंट आपके फास्टैग से जुड़ा है उसे ही फ्रीज किया जाएगा। तो आप फास्टैग की भी केवाईसी जल्दी ही करा लीजिए। दोस्तों, इसी क्रम में चौथा बदलाव है कि आप ट्रेन से यात्रा करते हो, तो आप आजकल देखते हो कि ट्रेनों में हमें ना तो स्लीपर की सीट मिलती है ना एसी की सीट मिलती है। अगर अपन टिकट लेने जाते हैं 1 महीने 2 महीने आगे की, तो भी वेटिंग दिखाती है। अब हम लोगों को कहीं जाना होता है, तो अब टिकट कन्फर्म नहीं मिले तो हम क्या जुगाड़ लड़ाते हैं कि यार जनरल टिकट ले लेते हैं। अब जनरल टिकट के लिए हमें टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है। अब दोस्तों, रेलवे ने एक क्यूआर कोड की मंजूरी दे दी है, ताकि आप उस क्यूआर कोड को यूपीआई से स्कैन करके रेलवे की जनरल टिकट खरीद सको। आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अब आप मान लो गलती से ट्रेन में भी चढ़ गए बिना टिकट के, तो आपको ये क्यूआर कोड उस ट्रेन के डिब्बे में भी मिलेगा, तो आप उसको स्कैन करके अपनी एक टिकट डिजिटल माध्यम में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, और उस सफर के दौरान जनरल डिब्बे का जो पेमेंट बनता है उसको आप उस क्यूआर कोड के माध्यम से पे कर सकते हो। दोस्तों, इसी क्रम में अगला बदलाव है कि एसबीआई जो हम एटीएम कार्ड यूज लेते हैं, उन एटीएम कार्ड्स का हमें हर साल कुछ ना कुछ बैंक को पे करना पड़ता है। और ये हमें क्यों पे करना पड़ता है? उस कार्ड को बैंक के द्वारा मेंटेन रखा जाए, इसलिए हमें पे करना पड़ता है। दोस्तों, डेबिट कार्ड की सेवा के बदले एसबीआई हमसे जो मेंटेनेंस के लिए फंड लेती थी, उसमें भी अब कुछ बढ़ोतरी की गई है। अब अगर आपका नॉर्मल कार्ड है जिसे हम सेविंग अकाउंट में यूज करते हैं, और ज्यादातर लोगों के पास वो कार्ड होता है, उसमें 75 रुपीज हर साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब इतने दिन हम लोगों से 125 रुपए डेबिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए एसबीआई चार्ज करती थी, अब हमें 200 रुपए हर साल के हिसाब से चार्ज देना होगा एसबीआई बैंक को हमारे डेबिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।